पठानकोट, राजकोट, बालाकोट या नाहरकोट, इन सब में कॉमन क्या है? कोट। इस तरह से मुगल सराय, लखीसराय, बेगूसराय और या फिर लहरिया सराय, इन सभी में कॉमन है सराय। अब एक और देखिए, भारत के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है पुरी या फिर जगन्नाथपुरी, जहां भगवान जगन्नाथ का मंदिर है और जहां रथ यात्रा में हर साल लाखों लोग जमा होते हैं। लेकिन मैनपुरी, इगतपुरी या शिवपुरी जैसे शहरों के नाम में पुरी शब्द क्या कर रहा है? शहरों के अलावा शहरों के इलाकों में भी इनमें से कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे दिल्ली में सराय काले खान। इसी तरह हर शहर में आपको विहार शब्द के साथ खत्म होने वाले इलाके मिल जाएंगे। जैसे दिल्ली में ही एक बहुत फेमस रेलवे स्टेशन है आनंद विहार, हो सकता है आपने उससे यात्रा भी की हो। इसके अलावा आपको वसंत विहार, सिद्धार्थ विहार, अशोक विहार, इस तरह के नाम वाले इलाके मिल जाएंगे। अब ये सभी सफिक्स या हिंदी में कहूं तो ये सभी प्रत्यय हमें मिलते तो हैं, लेकिन आखिर इन सभी का मतलब क्या है? इसी तरह एक और नाम है वाडा। महाराष्ट्र और कर्नाटक में गांवों के आगे पीछे वाडा नाम सुनकर एक अलग ही माहौल बन जाता है। असल में ये केवल नाम नहीं है या प्रत्यय नहीं है, बल्कि भारत के इतिहास और उसकी संस्कृति की झलक भी है, जो लोगों के रहन सहन की गहराई से जुड़े हुए हैं। आज मैं इन सभी प्रत्ययों, नामों के मतलब और उनके इतिहास से आपको रूबरू कराऊंगा, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले बात करें तो आपने पुरी शब्द कुछ शहरों में सुना होगा, जैसे कि जगन्नाथपुरी या फिर चंपापुरी जो बिहार में है, जिसे आजकल चंपा नाम से जाना जाता है। लेकिन आखिर इन शब्दों का मतलब क्या है और ये पुर से कैसे अलग है? देखिए, पुरी असल में पुर का ही स्त्रीलिंग है। प्राचीन काल में पुर और पुरी दोनों का इस्तेमाल होता था किसी आम शहर या राजधानी के लिए, लेकिन टाइम के साथ इसका मतलब बदलकर धार्मिक और पवित्र नगर हो गया। यानी वो जगहें जो सिर्फ पावर का सेंटर ही नहीं थी, बल्कि आस्था और कल्चर का भी सेंटर थी। एग्जाम्पल के लिए, प्राचीन काल से लेकर आज तक रिलीजियसली इंपॉर्टेंट है जगन्नाथपुरी, बौद्ध काल में उदांतपुरी या चंपापुरी और त्रिपुरी। इतिहासकार ए.एल. बशम कहते हैं कि पुरी शब्द सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का प्रतीक है। यही वजह है कि आज भी जब हम पुरी सुनते हैं तो सबसे पहले याद आता है जगन्नाथपुरी धाम। वहीं पुर वाले नाम आज़ादी से पहले और बाद में नए शहरों के लिए भी रखे जाते रहे, जैसे जयपुर या कानपुर। और इसी तरह पुरी सुनते ही हमारे दिमाग में एक इमेज आती है किसी धार्मिक स्थल की। वैसे अगर आपके शहर के नाम में पुर या पुरी आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल अगर हम आगे बढ़े वीडियो में, तो वेस्टर्न इंडिया और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में आपको कोट शब्द खूब सुनने को मिलेगा। कोट शब्द संस्कृत के कोट या पुरानी भाषाओं में कोट से आया है। इस शब्द का मतलब होता है किला। एंशिएंट टाइम पीरियड में इंडिया के कई अलग अलग हिस्सों में एडमिनिस्ट्रेटिव, मिलिट्री और ट्रेडिंग सेंटर बनाए गए। इन सेंटर्स को एक किले से घेरा जाता था और इसके अंदर शहर होता था। ऐसे कई शहरों को कोट सफिक्स मिल गया, जैसे गुजरात का राजकोट, पंजाब का फिरोजकोट, मध्य प्रदेश का सागरकोट। राजस्थान के अलग अलग ठिकानों पर कोट सफिक्स मिलना बताता है कि सत्ता और सुरक्षा के सेंटर के तौर पर ये जगहें जुड़ी हुई थी। उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल रीजन में कई गांवों के नाम में कोट लगते हैं, जैसे कपकोट, धौलकोट वगैरह वगैरह। हालांकि कुछ इतिहासकार जैसे रॉबर्ट कोल्डवेल इस शब्द को द्रविड़ मूल से भी जोड़ते हैं, जिसे कोट्टाए या दीवार कहा जाता है। नेपाल के प्रोफेसर बालकृष्ण पोखरेल लिखते हैं कि मूलतः कोट राज्य की सीमा रक्षा के लिए बनाया गया दुर्ग था। इतिहासकारों के मुताबिक जिन गांवों या शहरों के नाम के आखिर में कोट जुड़ता है, वो या तो पुराने राज्य की राजधानी रहे थे या ऐसे इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे जिसके आसपास कैंप्स होते थे, मार्केट्स होती थी और बसावट यानी रेजिडेंसियां विकसित हुई थी। राघवन श्रीनिवासन की किताब इंडियन सिटीज मिडिवल टू मॉडर्न में जिक्र मिलता है कि कोट वाली जगहों का प्रशासन, रक्षा और सामाजिक व्यवस्थाएं दूर दूर तक मशहूर होती रही थी। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो एंशिएंट इंडिया और अर्ली मिडिवल इंडिया में इस शब्द का इस्तेमाल बहुत मिलता है। एग्जाम्पल के लिए नेपाल और उससे सटे हिमालयी एरियाज में भी लगभग 5वीं और 7वीं सदी में सुरक्षा के लिए बनाई गई कई जगहों को कोट्टा कहा गया। इन जगहों के हेड को कोट्टनायक कहा गया।
बाद में राजपूत और मुगल टाइम्स में भी फौजदारी किलेबंदी की परंपरा रही। कुल मिलाकर कोट नाम जो है वो एंशिएंट टाइम से मिलता है और मिडिवल और उसके साथ साथ राजपूत काल में खूब प्रचलित होता है। अब दोस्तों ये तो बात हो गई शहरों में पुरी और कोट की, लेकिन शहरों के नाम में सराय शब्द कहाँ से और कैसे आया? देखिए, पूरे नॉर्थ इंडिया में खास तौर पर दिल्ली, पंजाब और यहाँ तक कि अगर आप नॉर्थ वेस्टर्न हिस्से में चले जाएं यानी पाकिस्तान के कई इलाकों में, तो आपको ये सफिक्स खूब मिलेगा, भर भर के मिलेगा। सराय शब्द हमें फारसी लैंग्वेज से मिलता है और इसका सीधा साधा मतलब है ठहराव की जगह, मुसाफिर खाना या सड़क पर मिलने वाले पड़ाव। आज के टाइम पर आप इसे धर्मशाला या फिर जो छोटे छोटे होटल्स देखने को मिलते हैं उससे आप इसे कंपेयर कर सकते हैं। खैर, सल्तनत और मुगल काल में जब ट्रेड बढ़ा और लोगों ने यात्राएं शुरू की, साथ में कम्युनिकेशन के लिए डाक प्रणाली जब मजबूत हुई, तो बड़ी बड़ी सड़कों पर उसके किनारे कुछ खास डिस्टेंस पर सराय बनवाई जाती थी। इसका मकसद था कि मुसाफिर या फिर जो ट्रेडर्स हैं या फिर जो आर्मी के सोल्जर्स हैं वो वहाँ पर आके रुक सकें, अपने सामान को और साथ में अपने जानवर को वहाँ रोक कर आराम कर सकें और उनके जानवर भी आराम कर सकें। हिस्टोरियन इरफान हबीब अपने आर्टिकल मध्यकालीन भारत में सड़क और सराय, इसमें वो लिखते हैं कि दिल्ली के सराय रोहिला, सराय काले खान, सराय आलमगीर, सराय कुरमई ऐसी कई जगहों पर कभी हर रात सैकड़ों कारवां रुका करते थे। यहाँ पर सौदे किए जाते थे, लोग लंबी लंबी दूरी से आकर आराम करते थे। फिर हुआ ये कि टाइम बीतने के साथ ही इन सरायों के आसपास दुकानें, घर, बाजार और यहाँ तक कि मंदिर भी बनने लगे। जल्दी ही फिर इन जगहों की पहचान सराय के तौर पर होने लगी और इसीलिए इनके नाम में सराय आ गया। जैसे कि दिल्ली की सराय रोहिला या यूपी में भी एक जगह पड़ती है मुगल सराय, बिहार में बेगूसराय। इस तरह सराय असल में भारत की यात्रा, इसके ट्रेड और इसके कल्चरल एक्सचेंज का भी गवाह रही है। यानी कि ये सिर्फ नाम नहीं है, इनका अपना ऐतिहासिक महत्व है। कोट और सराय की गलियों से निकलकर अब बात करते हैं उस नाम की जिसे आप सबसे ज़्यादा सुनते हैं। यहाँ तक कि इस नाम पर हमारे देश के एक स्टेट का ही नाम पड़ गया है। जी हाँ, आपने हो सकता है अंदाज़ा लगा लिया हो, हमारे देश में आपको जगह जगह बिहार शब्द शहरों या कस्बों के साथ लगा हुआ मिल जाएगा। इनफैक्ट जो बिहार राज्य है बिहार, उसका नाम भी विहार के नाम पर ही पड़ा है। विहार शब्द संस्कृत, पाली और प्राकृत तीनों भाषाओं में मिलता है, मगर इस शब्द का सबसे ज़्यादा महत्व रहा है बौद्ध धर्म में। पाणिनि और संस्कृत कोशों में विहार को मुख्य रूप से आनंद से घूमने या रिक्रिएशन के कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया गया है। पाली में भी विहार का प्रयोग मिलता है और यहाँ इसका मतलब होता है बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान, यानी कि बौद्ध मठ। प्राकृत और अपभ्रंश में विहार शब्द मिलता है, लेकिन वहाँ पर यह विहार दूसरे नामों जैसे विहाल या बिहार में बदल गया। इसी अपभ्रंश से बिहार का नाम पड़ा क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बौद्ध और जैन मठ थे। बौद्ध धर्म के विहार बड़े बड़े मठ, लाइब्रेरीज और यहाँ पर बहुत सारे मेडिटेशनल रूम होते थे जिसमें भिक्षु रहते थे, पढ़ते थे और साधना करते थे। इतिहासकार बताते हैं कि इन विहारों की वजहों से आसपास में व्यापार भी बढ़ा, गांव बसे और लोगों ने एक सभ्य समाज की नींव भी रखी। जब भारत में बौद्ध धर्म का फैलाव हुआ, यानी मौर्य काल, गुप्त काल और पाल राजवंश के टाइम में, तो मगध, बिहार, बंगाल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु तक में हजारों बौद्ध विहार बने। हिस्टोरियन एल बशम ने अपनी किताब द वंडर दैट वाज इंडिया में लिखा है कि विहार शब्द का सामाजिक और एकेडमिक एरिया में इतनी इंपॉर्टेंस थी कि आप हैरान रह जाएंगे। विजयनगर साम्राज्य, बिहार, सम्राट अशोक, वर्धमान महावीर से जुड़े तमाम इलाकों के नाम के आगे विहार लगाना कोई नॉर्मल परंपरा नहीं थी। महाराष्ट्र के लोनावाला के पास कार्ला चैत्य विहार, भीम विहार जैसी प्राचीन गुफाएं मिलती हैं। कर्नाटक के श्रवणगोला विहार, आंध्र के नागार्जुन कोंडा विहार, ये सब उस टाइम पीरियड के शानदार एकेडमिक, एजुकेशनल और रिलीजियस डेवलपमेंट की गवाही देते हैं। नालंदा के बारे में तो आपको पता ही है कि नालंदा विहार में 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स दुनिया भर से पढ़ाई करने आते थे। इतना ही नहीं, भारत के अलावा श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, तिब्बत जैसी जगहों पर भी विहार शब्द का इस्तेमाल मिलता है। इससे पता चलता है कि ये शब्द पूरे एशिया में भारतीय संस्कृति के विस्तार को दर्शाता है। एंशिएंट नालंदा, विक्रमशिला और वाल्मीकि विहार की ख्याति चीन, तिब्बत और दूसरे देशों तक फैली थी। प्राचीन काल में इस शब्द का इस्तेमाल इतना हुआ कि मुगल काल में
और उसके बाद ब्रिटिश काल में भी शहरों से इस शब्द को जोड़ा गया, क्योंकि विहार का मतलब रहने की जगह के रूप में पहले से जम चुका था। इसीलिए इसे छोटी छोटी रेजिडेंशियल कॉलोनी और मोहल्लों के नामों में भी जोड़ा जाने लगा। इसीलिए हो सकता है कि आप जहाँ रहते हो उस जगह के नाम में विहार हो, या फिर आपके घर के आसपास विहार शब्द का इस्तेमाल होता हो, लेकिन विहार शब्द कल्चरली बहुत रिच है। अब आते हैं वाड़ा नाम पर। यह आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के गांवों और मोहल्लों में। यहाँ पर यह काफ़ी कॉमन है। माना जाता है कि वाड़ा शब्द संस्कृत के वाट या वाटिका से बना है। इसका मतलब होता है घेरा, बाड़ा या फिर बहुत बड़ा घर। महाराष्ट्र में तो वाड़ा अपने आप में एक सोशल स्ट्रक्चर और लाइफस्टाइल का सेंटर रहा है। जैसे अगर आप पेशवा राज में देखेंगे तो वाड़ा का जिक्र आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ ही मराठा एम्पायर, देशमुख और देशपांडे जैसे ताकतवर राजघरानों ने वाड़ा को अपने आप में पावर, कल्चर और सोसाइटी का सेंटर बना दिया। एग्जाम्पल के लिए आप पुणे के शनिवार वाड़ा को देख सकते हैं, नागपुर के गोलवाड़ा को देख सकते हैं। ठीक ऐसे ही कोल्हापुर, सतारा, अमरावती, नासिक और औरंगाबाद में मौजूद तमाम वाड़ा मोहल्ले वहाँ के ताकतवर परिवारों और पेशवाओं या सरदारों का गढ़ रहे। वाड़ा खाली ईंट पत्थर का घर नहीं होता था, बल्कि एक तरह का खुला परिसर होता था। इस वाड़े में कई परिवार एक साथ रहा करते थे। यही नहीं, इनमें एक साथ गाय भैंस बांधी जाती थी, कुएं होते थे और बड़े बड़े अनाज घर रखे होते थे। ऐसा एग्जाम्पल देखना हो तो आप 1732 में बनवाया गया शनिवार वाड़ा देख सकते हैं, जिसमें गर्मी, सर्दी, बरसात इन सभी से निपटने के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर होते थे। वाड़ा में एक आंगन होता था, कई मंजिलें होती थी, दीवारों में नक्काशी और छिपे हुए रास्ते होते थे जो आपको सेफ्टी और प्राइवेसी दोनों देते थे। आज भी पुराने महाराष्ट्र और कर्नाटक में वाड़ा हैं जो लाइब्रेरी, म्यूजियम या पंचायती ऑफिस में बदल दिए गए हैं, मगर आंध्र प्रदेश की तरफ इसी शब्द का मतलब थोड़ा सा बदल जाता है। कई इलाकों में ये टोल, मोहल्ला या बहुत घनी बसावट को बताता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी उन सभी नामों की जो हमारे शहरों के एंड में एज ए सफिक्स यूज होते हैं। अब आपको इनमें से कौन से सफिक्स का मतलब नहीं पता था, या आप पुरी, कोट, वाड़ा इन सब में से किस जगह से आते हैं, अपने शहर का नाम कमेंट में ज़रूर बताइएगा।